जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो मध्यकालीन भारत का वीडियो नंबर 2 है। अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से बने रहें। इस चैनल पर डेली एक बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट आती है और यह वीडियो जो है पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान जो खान सर जी द्वारा निकाला गया है वह मध्यकालीन भारत का वीडियो है। यहाँ से प्रश्न सीधे बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे। हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश देख लिए। अब खिलजी वंश का कार्यकाल देखते हैं। देखिए, खिलजी वंश का कार्यकाल जो जगह 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक था। देखिए, खिलजी वंश में सबसे पहला शासक जो हो जाएगा वह जलालुद्दीन खिलजी था, जिसका कार्यकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक था। यह छोटा कार्यकाल था। दिल्ली सल्तनत के काल में खिलजी वंश ने सबसे कम समय 1290 से 1320 ईस्वी केवल 30 वर्ष शासन किया। देखिए, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश खिलजी वंश था। मात्र 30 वर्ष तक शासन किया था। प्रथम शासक दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी था और अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह था। देखिए, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था और अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह था। सल्तनत काल में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की प्रथा खिलजी काल से प्रारंभ हुआ। यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मलिक छज्जू बलबन का भतीजा था। जलालुद्दीन ने उसे करामानिकपुर का सूबेदार बनाया था। उसने 1290 में ही विद्रोह किया था, लेकिन जलालुद्दीन ने उसके साथ नम्रता का व्यवहार किया था। आगे देखते हैं। जलालुद्दीन के समय में 2 बार मंगोल आक्रमण हुआ था। देखिए, 2 बार मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ था। पहला हलाकू के पौत्र अब्दुल्लाह के नेतृत्व में, दूसरा चंगेज खां के नौती उल्गू खां के नेतृत्व में हुआ था। देखिए, मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न किसके समय हुआ था? जलालुद्दीन के ही समय में। उलुग खां के नेतृत्व में 4000 मंगोलों ने इस्लाम कबूल कर लिया था तथा वे दिल्ली में ही बस गए थे। इन्हीं मंगोलों को नव मुसलमान कहा गया। कालांतर में जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह उल्गू खां से कर दिया। दीवाने वकूफ की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। देखिए, दीवाने वकूफ की स्थापना किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी ने। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिसका कार्यकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक था। यह खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुस्सार्फ था। वह 22 अक्टूबर 1296 को जलालुद्दीन का वध करके सुल्तान बना। अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की तथा इसने अपने सिक्के अंकित करवाए थे। देखिए, सिकंदर द्वितीय की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। अलाउद्दीन के समय प्रमुख विद्रोह हुआ था। देखिए, पहला विद्रोह जो जगह नव मुस्लिम विद्रोह हुआ था, यह 1299 में खम्स के प्रश्न पर हुआ था। दूसरा हुआ था भतीजे अकत खां का विद्रोह। इस अवसर पर मानिक नाम के एक दास ने उसकी प्राण की रक्षा किया था। तीसरा विद्रोह हुआ था भौंजे अमीर उमर मंगू खां का विद्रोह हुआ था। चौथा हाजी मौला का विद्रोह हुआ था। यह कोतवाल बनना चाहता था। आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन ने विद्रोह के कारणों को समझने पर इनके उन्मूलन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। पहला, अमीरों की पेंशन एवं उपहार छीन लिए, जागीरें छीनी। दूसरा देखिए, गुप्तचर विभाग का गठन कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। तीसरा, मद निषेध लागू किया। चौथा, अमीरों के पारस्परिक मेल मिलाप वैवाहिक संबंधों की प्रतिबंधित कर दिया। अब आगे देखते हैं। मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन के ही समय में हुआ था। देखिए, मंगोल के सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। जफर खां की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध अभियान के समय हुई थी। नुसरत खां की मृत्यु रणथंबोर अभियान के दौरान हुआ था। देखिए, रणथंबोर अभियान नुसरत खां के नेतृत्व में 1299 ईस्वी में किया गया था। अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति था, जफर खां, उल्गू खां, नुसरत खां और अलब खां। देखिए, यही जफर खां का मृत्यु मंगोल के विरुद्ध अभियान के समय हुआ था। यह परीक्षा में पूछा जाता है। अलाउद्दीन ने अपने विश्व विजय अभियान को अपने प्रमुख सहयोगी
अला उल मुल्क की सलाह पर त्याग दिया था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का भी सपना था कि वह विश्व विजय अभियान पर निकले, लेकिन वो अपने सहयोगी अला उल मुल्क की सलाह पर त्याग दिया था। अलाउद्दीन विंध्याचल पर्वत पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था। देखिए, कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। आगे देखते हैं, कश्मीर, उड़ीसा, बंगाल, बिहार उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे। दक्षिण में पौंड राज्य ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं किया था। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। दक्षिण में पौंड राज्य ने अलाउद्दीन की स्वाधीनता स्वीकार नहीं किया था। अब आइए अलाउद्दीन के प्रमुख विजय अभियान के बारे में देख लेते हैं। देखिए, गुजरात अभियान अलाउद्दीन ने 1298 ईस्वी में किया था। नुसरत खां के नेतृत्व में हुआ था। वहाँ का शासक कर्णदेव था, जो बघेला वंश का था। फिर रणथंभौर का आक्रमण उल्गू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में हुआ था। वहाँ के शासक हम्मीर देव था। चित्तौड़ आक्रमण 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खुद किया था। वहाँ का शासक राणा रतन सिंह था। मालवा का आक्रमण 1305 ईस्वी में आइनू मुल्क के नेतृत्व में हुआ था। मालवा के शासक कौन थे? महलब देव। सिवान आक्रमण 1308 ईस्वी में हुआ था। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में हुआ था और वहाँ का शासक शीतल देव थे। जालोर का आक्रमण 1311 ईस्वी में हुआ था। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में वहाँ का शासक कन्हल देव था। इस प्रकार अलाउद्दीन के प्रमुख विजय अभियान के बारे में देख लिए। अब आगे देखते हैं, गजनवी द्वारा ध्वस्त किए गए सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कुमारपाल ने करवाया था। अलाउद्दीन की सेना ने इसे फिर से लूट लिया। देखिए, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कुमारपाल द्वारा किया गया, लेकिन अलाउद्दीन की सेना ने इसे फिर से लूटा था। कर्ण बघेला की पत्नी कमला देवी से अलाउद्दीन ने विवाह किया, उसे अपनी प्रिय रानी बनाया था। काफूर 1000 दिनारी को नुसरत खां ने गुजरात अभियान के समय खंभात से खरीदा था। देखिए, कह रहा है काफूर 1000 दिनारी को नुसरत खां ने गुजरात अभियान के समय खंभात से खरीदा था। 1000 दिनारी के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता है। उसे नुसरत खां ने गुजरात अभियान में खरीदा गया था। काफूरी को ताज उल मुल्क की उपाधि मिली थी। आगे देखते हैं, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। बाजार नियंत्रण मूल नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। सैनिकों का हुलिया नोट घोड़े को दागने की प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई बाजार नियंत्रण प्रणाली सैनिकों के भले के लिए लागू की गई थी। इन्होंने सैनिक के लिए 1303 में नए सैनिक नगर सीरी का निर्माण किया था। देखिए, सीरी का नगर का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिन्होंने सर्वप्रथम दक्षिण भारत जीतने का प्रयास किया था। आगे देखते हैं, शरीयत के नियमों की अवहेलना करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी था। शम्सकर एक लूटकर था। देखिए, शम्सकर कौन सा कर था? लूटकर था। धर्म एवं राजनीति को पृथक करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। देखिए, धर्म और राजनीति दोनों को अलग रखने वाला प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी था। भूमि नौब की प्रथा, बीघा एवं बिस्वा प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। अलाउद्दीन ने 1296 ईस्वी के दक्षिण अभियान, रणथंभौर अभियान, चित्तौड़गढ़ अभियान के समय अमीर खुसरो साथ गए थे। इन्होंने दिल्ली में अलाई दरवाज़ा बनाया था। देखिए, अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में किया गया था। आगे देखते हैं, अब खुसरो ने चित्तौड़ किले के विषय में लिखा, हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। देखिए, चित्तौड़ किले के विषय में खुसरो ने लिखा था, हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। गौरा और बादल चित्तौड़ की राजपूत सेना में था। देखिए, गौरा और बादल चित्तौड़ की राजपूत सेना में था। आगे देखते हैं, पद्मावत यानी पद्मिनी की कहानी की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह के काल में की थी। मलिक मोहम्मद जायसी के लेखक कौन था? पद्मावत का लेखक कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी था। अलाउद्दीन ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया, उसे रायरायन की उपाधि दिया।
इसके अतिरिक्त उसे स्वर्ण छत्र 1 लाख स्वर्ण टका गुजरात की नौसारी की जागीर प्रदान की। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय से मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। अलाउद्दीन मालवा का शासक महमूद हुमायूं, देखिए कोहिनूर हीरा कैसे कैसे क्रम में चला। अलाउद्दीन को प्राप्त हुआ मालवा के शासक महमूद द्वितीय से, फिर महमूद द्वितीय से हुमायूं को प्राप्त हुआ, मीर जुमरा से शाहजहां को, और मोहम्मद शाह से नादिर शाह को प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, फिर शाह शुजा से रंजीत सिंह को, रंजीत सिंह से दिलीप सिंह को, दिलीप सिंह से डलहौजी जो है कोहिनूर हीरा को ब्रिटिश राजमहल में ले गया। अब देखते हैं अलाउद्दीन के कुछ दक्षिण विजय। मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन ने दक्षिण विजय का नेतृत्व किया था। देखिए सबसे पहले यादव वंश देवगिरी पर आक्रमण किया गया 1307 ईस्वी से 8 ईस्वी में। वहाँ का शासक सिंहन देव थे। आगे देखते हैं, उसके बाद काकतीय तेलंगाना पर आक्रमण किया था, यह वारंगल वंश था। वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव थे। अभी प्रताप रुद्रदेव के बारे में देखें। होयसल वंश पर आक्रमण 1310-11 में किया गया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र था। वहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था। फिर पौंड वंश पर आक्रमण किया गया 1311 ईस्वी में। पौंड वंश का शासक वीर पौंड था। पुनः देवगिरी पर 1312 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। वहाँ का शासक सिंहन देव थे। ये सब आक्रमण दक्षिण भारत का आक्रमण था जो मलिक काफूर के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था। होयसल राजा वीर बल्लाल तृतीय को अलाउद्दीन ने खिलअत, छत्र और एक मुकुट तथा 10 लाख टके की थैली प्रदान की थी। अलाउद्दीन के समय में होने वाले मंगोल आक्रमण एवं उसके सेनापति, देखिए अलाउद्दीन के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था, जिसमें कुछ है 1297-98 में जो जगह कादिर खां के नेतृत्व में हुआ था, 1299 में सल्दी खां के नेतृत्व में हुआ था, 1299 में ही कलतुंग ख्वाजा, इसी आक्रमण में जफर खां मारा गया था। देखिए यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जफर खां, जो कलतुंग ख्वाजा के समय जो आक्रमण हुआ था उसी में मारा गया था। 1303 में आक्रमण हुआ तार्की के नेतृत्व में। 1305 में अली बेग तारगी के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। 1306 में इकबाल मंद के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। अब देखते हैं सिंधु नदी 1306 के बाद सल्तनत तथा मंगोलों के बीच की सीमा। देखिए सल्तनत और मंगोलों के बीच की सीमा सिंधु नदी थी। प्रशासन के 4 विभाग थे। दीवान बजारत या दीवान मुस्त खराज या वित्त विभाग था। दीवान अर्ज सैन्य विभाग था। दीवान रिसातल विदेश विभाग था। दीवान इंसा, देखिए दीवान इंसा पत्रचार विभाग था। कभी कभी यह मिलान करने के लिए दे दिया जाता है एग्जाम में, आप लोग याद कर लें। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन ने दीवान रियासत नामक एक नए विभाग का गठन किया जिसका कार्य बाजार नियंत्रण और व्यापारियों पर नियंत्रण रखना था। देखिए दीवान रियासत का कार्य किया था बाजार नियंत्रण और व्यापारियों पर नियंत्रण रखना था। इसका गठन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। मुहतसिब का कार्य जनसाधारण के आचरण की देखभाल करना तथा मापतोल का निरीक्षण करना था। आगे फिर देखते हैं, गुप्तचर विभाग का प्रमुख वरीद ए मुबालिक कहलाता था। देखिए गुप्तचर विभाग के प्रमुख वरीद ए मुबालिक कहलाता था। वरीद के अलावा उसने मुनिहरों को भी नियुक्त किया जो सूचना देने का कार्य करते थे। अस्थायी केंद्रीय सेना रखने वाला अलाउद्दीन पहला सुल्तान था। सैनिकों को 234 टन का वार्षिक वेतन दिया। एक अतिरिक्त घोड़ा रखने वाले को 6.5 टन का प्रति माह अलग से दिया जाता था। 10,000 सैनिक की टुकड़ी को तुमान कहा जाता था। देखिए अलाउद्दीन के समय 10,000 सैनिक की टुकड़ी को तुमान कहा गया। खान की पदवी का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया। पायगाह विभाग का कार्य शाही घोड़ों की नस्लों सुधारने तथा अच्छी नस्लें के घोड़े को प्रबंध करना था। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए बरीद ए मंडी, देखिए बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए अलाउद्दीन ने बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षण का साहना ए मंडी बाजार
और अधीक्षक को दीवान ए रिसातल बाजार नियंत्रक एवं मनहेर गुप्तचर का अधिकारी था। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन का दीवान रियासत याकूब था, सहना ए मंडी मलिक कबूल था। देखिए, दीवान रियासत कौन था? याकूब था। सहना ए मंडी कौन था? मलिक कबूल। वजीर, देखिए वजीर कौन था अलाउद्दीन के? ख्वाजा खातिर नुसरत खां काफूर। दीवान आरिज कौन था? मलिक नासिरुद्दीन मुल्क सिराजुद्दीन। दिल्ली कोतवाल कौन था? अला उल मुल्क था। सराय अदल सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था, इसमें अधीनस्थ प्रदेश को अतिरिक्त विदेशी माल भी बिकता था। कपड़ा, चीनी, घी, घूटियाँ, मेवे आदि का बाजार था। आगे देखते हैं, लेनपुर ने अलाउद्दीन को महान राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा। देखिए, लेनपुर का कथन अलाउद्दीन के संबंध में जो था महान राजनीतिक अर्थशास्त्री था। उसने भूमि की पैमाइश के आधार पर कर लिया तथा राजस्व कर प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए दीवान मुस्त खराज की स्थापना किया। अलाउद्दीन की राजस्व व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय उसके नायब वजीर सर्फ कयानी को जाता है। देखिए, अलाउद्दीन के राजस्व व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय उसके नायब वजीर सर्फ कयानी को जाता है। खालसा भूमि के प्रबंध सीधे केंद्र द्वारा किया जाता था। इसके अंतर्गत आने वाले नगरों एवं जिलों पर अमीर एवं सहना शासन करते थे। खराज कर किसान की उपज का लगभग 50% हिस्से के बराबर होता था। अमीर खुसरो को प्रथम बार अलाउद्दीन ने दरबारी कवि नियुक्त किया था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो था। अलाउद्दीन का पुत्र शहाबुद्दीन उमर रौनी झातपाली से पैदा हुआ था। देखिए, अलाउद्दीन का पुत्र शहाबुद्दीन जो है उमर रौनी झातपाती से पैदा हुआ। अलाउद्दीन के बाद मलिक काफूर के संरक्षण में शासक बना। आगे देखते हैं, अब मुबारक शाह खिलजी आ गया। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। उसने उल इमाम अल बासित बिल्लाह की उपाधि धारण किया। परीक्षा में पूछ देता है, वह दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी था। बरनी के अनुसार वह कभी कभी नग्न होकर अपने दरबारियों के बीच दौरा करता था। उसने जीवन प्रयत्न शेख निजामुद्दीन औलिया से द्वेष रखा। मुबारक शाह की हत्या जहारिया नामक एक व्यक्ति ने की। इसी के साथ खिलजी वंश का अंत हो गया। खुसरो शाह, देखिए खुसरो शाह का कार्यकाल 5 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 था। खुसरो शाह ने शासन किया। वह एक धर्म परिवर्तन मुसलमान था। वह सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान था। देखिए, सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान खुसरो शाह था। इसने पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण किया। अलाउद्दीन ने स्वयं को खलीफा का नायब नहीं माना था। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का अंतिम शासक जो था मुबारक शाह खिलजी था। आइए देखते हैं, अलाउद्दीन के 3 पुत्र थे, खिज्र खां, शहाबुद्दीन उमर रौनी झातपाती और रामचंद्र देव के पुत्र था। यह मलिक काफूर के संरक्षण में शासक बना। मुबारक खिलजी के नाम से 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन रहा। इस प्रकार हम लोग खिलजी वंश देख लिए। अब आगे तुगलक वंश के बारे में देखते हैं। देखिए, तुगलक वंश का कार्यकाल जो हो जाएगा 1320 से 1413 ईस्वी तक था। तुगलक वंश के कुछ शासक का क्रम दिया है। गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल 1320 से 1325 था। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1351, 26 वर्ष तक इसने शासन किया। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, इसने 37 वर्ष तक कार्यकाल किया। तुगलक शाह 1388 से 1389 ईस्वी। फिर अबू बर्क देखते हैं 1389 से 90 तक। नासिरुद्दीन महमूद शाह 1390 से 1394 ईस्वी तक शासन किया था। अलाउद्दीन सिकंदर 1394 में मात्र 16 दिन तक शासन किया था। नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1413 लगभग 19 साल शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश तुगलक वंश था, जिसने 94 साल तक शासन किया था। देखिए, परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक तुगलक वंश था और सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने शासन किया था।
सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने, सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने। आइए अब तुगलक वंश के प्रमुख शासक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी इसका कार्यकाल था, मात्र 5 साल का था। गयासुद्दीन तुगलक हिंदू माँ से उत्पन्न हुआ था। उसकी माँ पंजाब की एक जाट और पिता तुर्की था। अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक पंजाब प्रांत का राज्यपाल था। यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण किया। देखिए, गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर सर्वसम्मति से बैठने वाला पहला शासक था। इस संबंध में प्रोफेसर हबीब ने लिखा, वे उसका हाथ पकड़ कर ले गए और सिंहासन पर बैठाकर गयासुद्दीन के खिताब से उसे सुल्तान घोषित किया। आगे देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। सुल्तान गयासुद्दीन की आर्थिक नीति को रस्मे मियाना कहा गया। सुल्तान सल्तनत काल में नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन था। दक्षिण के राज्यों को सर्वप्रथम गयासुद्दीन के समय में ही सल्तनत का भाग बनाया गया, जब वारंगल 1323 एवं पौंड राजा को जौना खां ने जीता था। जौना नहीं, यहाँ जूना खां होना चाहिए। आइए देखते हैं, दक्षिण राज्यों में वारंगल यानी तेलंगाना ऐसा पहला राज्य था जिसे सल्तनत का अंग बनाया गया। इस समय वहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव था। देखिए, दक्षिण राज्यों में वारंगल ऐसा पहला राज्य था जिसे सल्तनत काल का अंग बनाया गया। वहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव था। आगे देखते हैं, गयासुद्दीन का दूसरा अभियान जूना खां के नेतृत्व में जाजनगर के विरुद्ध 1324 ईस्वी में था। यहाँ का शासक भानुदेव द्वितीय था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के एक महल के गिरने के कारण दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर अफगानपुर नामक स्थान में हुई थी। यह लकड़ी का महल अहमद अयाज ने बनाया था। गयासुद्दीन का मकबरा तुगलकाबाद में है। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ है? तुगलकाबाद में। उसने अपने मकबरे के निर्माण स्वयं करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देख लिए। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1351 ईस्वी के बीच था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। इसे उलगू खां की उपाधि प्राप्त की। राजमुंदरी अभिलेख में इसे खाने जहां कहा गया। सल्तनत काल के सभी शासकों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित योग्य विद्वान शासक था। मौलाना गयासुद्दीन इसके शिक्षक थे। इन्हें कुतलुक खां की उपाधि दी गई। मोहम्मद तुगलक के विषय में विभिन्न विद्वानों के मत। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विभिन्न विद्वानों ने कुछ कथन कहे हैं। ईसामी ने कहा यह द्वितीय यजीद, विधर्मी और रक्त विपासु कहा गया। बर्नी के अनुसार इसे सृष्टि का आश्चर्य, विपरीत तत्वों का मिश्रण कहा गया। एल्फिस्टर ने पागलपन का कुछ अंश कहा था। ये सब कथन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया। आगे देखते हैं, उसने खलीफा की उपाधि अमीरुल मोमिनीन धारण की। उसने अपने सिक्कों पर अपने नाम के साथ साथ जिल्ले इल्लाह से खुदवाया। वह पहला शासक था जिसने तांबा एवं अन्य धातुओं के सिक्के के माध्यम से जनता को राजत्व का महत्व बताने का प्रयास किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। भारत में सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की प्रणाली को मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया। सांकेतिक मुद्रा सोना एवं चांदी के न होकर सस्ती धातु की थी। सांकेतिक मुद्रा तांबे की बनी हुई थी। सांकेतिक मुद्रा के चलन की प्रणाली मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे विवादास्पद योजना थी। दीवान अमीर कोही विभाग का संबंध कृषि विभाग से था। देखिए, अमीर कोही विभाग का संबंध कृषि विभाग से था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक भू राजस्व की दर 50% थी। 1/2 भाग था। रेहला पुस्तक के लेखक यवन बतूता को माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1343 ईस्वी में खलीफा अल हकीम द्वितीय से अपने पद की स्वीकृति ली और 1344 ईस्वी में खलीफा के दूत हाजी सईद सरसरी को भव्य स्वागत किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत कालीन सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य पर शासन किया। उसके साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे। आगे देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में।
इसने सती प्रथा को रोकने के लिए प्रयत्न किए। सल्तनत काल में ऐसा करने वाला पहला शासक था। देखिए, सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ हिंदू प्रमुख पदाधिकारी हैं। देखिए, मंत्री के पद पर शाही राज थे। दक्षिण का नायाब वजीर धारा थे। सिंध का राज्यपाल रतन थे। आगे देखते हैं, मोहम्मद तुगलक ने जैन विद्वान जिन परवा सूरी से वाद विवाद किया था। जम्बू जी से भी वाद विवाद किया। राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया। उसने अन्य जैन संत तथा जैन मंदिरों को भी भू अनुदान दिए थे। यह होली में भाग लेता था। यह पालीताना स्थित शत्रुंजय मंदिर भी बनाया था। देखिए, होली में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तथा सलार मसूदी गाजी की दरगाह की जियारत की थी। हजरत नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली मोहम्मद तुगलक के विरोधी थे। मोहम्मद तुगलक पहला शासक था जिसने सूबों की आय व्यय का रजिस्टर तैयार करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक की 4 प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। इसको याद रखने का ट्रिक है, दौरा साखू। सबसे पहले दोआब में कर वृद्धि किया था 1325 से 26 ईस्वी में। फिर राजधानी परिवर्तन किया 1326-27 में। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था 1329-30 में। खुरासान अभियान 1330-31 में किया था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव शेख बुरहाउद्दीन गरीब ने रखी। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकाही नामक सिक्का चलाया था। सोना के सिक्के को दिनार चलाया था जो 175 से 200 ग्रेन के था। और चांदी के सिक्के अदली या टका कहलाता था जो 140 ग्रेन का था। इसके सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। आगे देखते हैं, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनवाई थी। राजधानी परिवर्तन के बाद सोने का सिक्का जिसकी जो 99 ग्रेन का था चलाया था। सिक्का संबंधी प्रयोगों के कारण ही एडवर्ड थॉमस ने इन्हें धनवानों का राजकुमार कहा। मोहम्मद तुगलक पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता की। इस कार्य के लिए इसने अकाल संहिता बनवाई। किसानों को कुएं खुदवाना, बीज एवं हल खरीदने के लिए कृषि ऋण, सौंदर्य प्रदान किया। कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही की स्थापना किया। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह 34 हुए जिसमें 27 केवल दक्षिण में हुए। एस के पौंडे के अनुसार कुल 22 विद्रोह हुए। प्रमुख विद्रोह और उसके नेता देख लेते हैं। इसके चचेरे भाई बहाउद्दीन गुस्साप ने गुलबर्ग के निकट सागर में 1337 ईस्वी में विद्रोह किया। इस विद्रोह का दमन अहमद अजाज ने किया। मुल्तान के सूबेदार बहराम आयबा 1327-28 में विद्रोह किया। स्वयं सुल्तान ने दमन किया। बंगाल में हाजी इलियास का विद्रोह 1340-41 ईस्वी में किया था। यह विद्रोह सफल हो गया था। आगे देखते हैं, बंगाल दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य था। देखिए, दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य बंगाल था। 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का नामक 2 भाइयों ने कृष्णा नदी के दक्षिणी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने देवगिरी में विद्रोह किया तथा अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से बहमनी राज्य की स्थापना किया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1341 ईस्वी में चीन के मंगोल सम्राट तोमर तिगुन एक शिष्टमंडल हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मंदिरों को देखने आया था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। वह 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1382 ईस्वी में उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में बद्र ए चाच नामक एक कवि रहता था। उसने दीवाने चाच शाहनामा की रचना किया। शाहनामा मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित था। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित शाहनामा पुस्तक था। बर्नी 17 वर्षों तक उसके दरबार में रहा। उसने तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी की रचना किया। देखिए, तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी की लेखक बर्नी था। मोहम्मद बिन तुगलक तथा अलाउद्दीन ने
खुम्स का 4/5 भाग लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उपहार आदि वितरित करने के लिए दीवान नजर नामक विभाग की स्थापना किया। देखिए, दीवान नजर विभाग का मुख्य कार्य उपहार बांटना था। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सोने के सिक्के पर कलमा खुदवाया। यद्यपि बाद में उसने यह प्रथा समाप्त कर दी। सर्वाधिक टकसालें इसी के समय में थी। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल देख लिए। अब फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल देखते हैं। इसका कार्यकाल 1351 से 1388 के बीच था। देखिए, फिरोज शाह का कार्यकाल देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन का भतीजा, उसके भाई रज्जब का पुत्र, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। यह हिंदू माता भट्टी राजपूत रनमल की बेटी बीबी जैला से उत्पन्न हुआ था। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार मार्च 1351 ईस्वी में सिंध में और अगस्त 1351 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र यह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार किया था। वजारत प्रथा का चरमोत्कर्ष तुगलक काल में ही देखा जाता है। फिरोज शाह तुगलक का वजीर मलिक मकबूल था, नायब वजीर मलिक राजी था। मलिक मकबूल तेलंगाना का एक ब्राह्मण था जो मुसलमान हो गया। इसका मूल नाम कुकनू फूल था। मोहम्मद तुगलक ने इसे काबा मुल्क की उपाधि दी थी। फिरोज ने 24 कष्टकाय करों को समाप्त किया था। आगे देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। उसके समय में दोआब से 80 लाख टंका की आय होती थी। दिल्ली का कुल राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टंका तक पहुंच गया था। फिरोज ने शरीयत के अनुसार केवल 4 कर लिए थे, जिसमें खिज्र कर यह केवल गैर मुसलमानों से उपज का 1/3 लिया जाता था। जकात कर मुसलमानों से धार्मिक कर 2.5% लिया जाता था। जजिया कर यह गैर मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता था। खुम्स कर यह लूटे हुए धन पर कर लिया जाता था, जो 1/5 भाग लिया जाता था। सर्वप्रथम फिरोज ने ही ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया। सिंचाई कर 10% लेने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था। सिंचाई कर को हक ए सर्व कहा गया। फिरोज तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया। उसने राजत्व के अनुसार लगाने के कार्य ख्वाजा हिसामुद्दीन को सौंपा गया था। फिरोज ने जागीरदारी प्रथा को पुनः प्रारंभ किया था। इतलाक एक प्रकार की हुंडी प्रथा का प्रचलन फिरोज शाह ने किया था। फिरोज शाह द्वारा स्थापित प्रमुख विभाग देख लेते हैं। दीवान बंदगान या दासों के लिए गठन किया गया था। दीवान खैरात यह दान विभाग था। इसी के अंतर्गत विवाह विभाग भी था। दीवान खैरात के अंतर्गत दीवान इस्तिहाक या पेंशन विभाग था। लोक निर्माण विभाग, भवन, सड़कें, नहरों के निर्माण हेतु इसका गठन किया गया। इसके प्रमुख मलिक गाजी शाहना अब्दुल हक थे। फिरोज ने दिल्ली में एक रोजगार दफ्तर तथा एक सफा कारखाना भी खुलवाया। फिरोज ने 300 नए नगर की स्थापना किया, जिसमें अपने बेटे फतेह खां के नाम फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि प्रमुख थे। 1352 ईस्वी में इसने दिल्ली में मदरसा ए फिरोजशाही बनवाया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी को इसका प्रधानाध्यापक नियुक्त किया। बुलजले हेग के अनुसार निर्माण कार्य की दृष्टि से फिरोज शाह रोमन सम्राट अगस्टम के समान था। फिरोज शाह तुगलक की नहर प्रणाली का विस्तृत वर्णन याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में है। देखिए, पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी है। फिरोज तुगलक ने ताश घड़ियाल का आविष्कार किया था। उसने दिल्ली में एक जल घड़ी, एक धूप घड़ी, एक नक्षत्र घड़ी लगवाई थी। फिरोज ने अब अशोक के टोपरा स्तंभ को दिल्ली मंगाकर फिरोज शाह कोटला की मस्जिद के सामने तथा मेरठ स्तंभ को कुस्के शिकार के निकट स्थापित करवाया था। कुतुब मीनार के 5वें तले का निर्माण करवाया। फिरोज शाह ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया।
फिरोज शाह की जीवनी लेखक शमशेर सिराज अफीक थे। देखिए, फिरोज शाह के जीवनी लेखक कौन थे? शमशेर सिराज अफीक थे। आगे देखते हैं, दलाइते फिरोज शाही दर्शन नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ था। इसका अनुवाद अजीजुद्दीन किरमानी ने किया था। एल्फिस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा था। देखिए, सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को एल्फिस्टन महोदय ने कहा था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक व्यक्तित्व पर सबसे बड़ा दोष उसकी धार्मिक कट्टर नीति था। भारत में सर्वाधिक नहर बनाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। आइए देखते हैं आगे, संगीत दर्शन संगीत ग्रंथ राग दर्पण का फारसी अनुवाद फिरोज शाही ने करवाया था। फिरोज ने चांदी का सिक्का विख, तांबे का सिक्का आधा चलाया था। उसी के द्वारा प्रचलित सिक्का संसगौनी 6 जीतल का होता था। उसके अतिरिक्त चांदी के छोटे सिक्के चीहल ओ हस्तकनी, बिस्त ओ पंचकौनी, बिस्त ओ 4 कन, ध्वज दौन की भी चलाए गए। इसने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया, स्वयं को खलीफा का नायब अंकित करवाया था। फिरोज के विषय में कुछ विद्वानों का मत है। हेनरी इलियट तथा एल्फिस्टन ने इसे सुल्तनत युग का अकबर कहा था। आरसी मजूमदार ने फिरोज शाह तुगलक के विषय में कहा था, फिरोज इस युग का सबसे धर्मांत एवं उस क्षेत्र में सिकंदर लोदी औरंगजेब का अग्रगामी था। बुलजले हेग ने राज्य का अपहरणकर्ता कहा था। बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान सच्चा मुसलमान शासक था। सल्तनत काल में सिक्कों का विनिमय अनुपात था। देखिए, सोना और चांदी का 1:10 था। चांदी और तांबा में 1:80 का था। आगे देखते हैं परवर्ती तुगलक के बारे में। परवर्ती मुगल के बारे में देखते हैं अब। मलिक सरवर उर्फ ख्वाजा जहां नासिरुद्दीन महमूद का वजीर था। महमूद ने इसे मलिक उस सर की उपाधि दी थी। आगे चलकर इसी ने जौनपुर के सरकी राज्य की स्थापना की थी। नासिरुद्दीन महमूद के साम्राज्य के विषय में लोग व्यंग्यतापूर्वक कहा करते थे, शहनशाह को सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। देखिए, नासिरुद्दीन महमूद का बारे में कहा गया, सल्तनत यह दिल्ली से पालम तक फैली हुई सरकार है। तैमूरलग का आक्रमण 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के समय हुआ था। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तैमूरलग ने भारत पर आक्रमण के पश्चात खिर्ज खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। तैमूरलग तुर्कों की बरसाल नस्ल से संबंधित था। आगे देखते हैं, अब हम लोग सैयद वंश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे चैनल से बने रहें। इस हमारे चैनल पर डेली एक बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट और पॉकेट जीके का वीडियो आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।